वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आज का टॉपिक उठाने जा रहे हैं मालिक डिडक्शंस वाला। और डिडक्शन जो है इस पे इंडिपेंडेंटली 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आपको सेट हो सकता है और आपके टोटल इनकम जो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स का एनआर टैक्सेशन टॉपिक डीटीडब्ल्यूए का कैलकुलेशन करते वक्त आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो ना कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस में बल्कि इंटरनेशनल टैक्सेस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बिल्कुल चैप्टर को फॉलो करना ही करना है। और अगर ये चैप्टर आपकी वैल्यू ऐड कर दे तो मैंने और भी चार्ट रिवीजन लिस्ट में अपडेट करके रखा है, जाओ जा करके देख लो प्लेलिस्ट के अंदर में। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आपको अगर ये हेल्प कर रहा है तो अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। बाकी मैं कुछ कंप्लेन करनी है तो इंस्टाग्राम पे भी आपसे मिल लूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिडक्शंस की। और सबसे पहले आता है सेक्शन जनरल रूल्स फॉर डिडक्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल रूल फॉर डिडक्शन से। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया आपका जनरल रूल क्या है डिडक्शन को लेकर के। डिडक्शन से रिलेटेड सबसे पहला रूल, सबसे पहला सबसेक्शन ये आपसे कहता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल 5 हेड सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज विदाउट टेकिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बट आफ्टर डूइंग क्लबिंग एंड सेट ऑफ प्रोविजन। यस, सो ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पे आपको मीनिंग बताया है, विच मीन्स द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विदाउट द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A and which implies that deduction under the respective chapter has been taken, clubbing provision is effected, set off has been made। आते हैं दूसरे सबसेक्शन के ऊपर। दूसरा सबसेक्शन आपसे क्या कहता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कहता है आपका द डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। एक बात याद रखिए कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर नहीं जा सकता। यस, इन एनी केस एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। फर्दर एक और बात है यहाँ पे कि डिडक्शन कुछ इनकम से नहीं मिलता, जैसे कैपिटल गेन हेड से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो आपका कैपिटल गेन का टाइप कुछ भी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, डिडक्शन नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम जो सेक्शन 35AD वाला है इसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, यहां से भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और तीसरा द कैजुअल इनकम्स एंड ऑनलाइन विनिंग, कैजुअल इनकम एंड ऑनलाइन विनिंग से आपको इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो 3 इनकम जो मेनली आपको याद रखनी है वो है पहला कैपिटल गेन्स, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, तीसरा कैजुअल विनिंग्स। इनमें से आपको कोई चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते। यस मालिक, इनमें से कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलते। फर्दर 2 और है एनआर प्रिजम्पटिव इनकम एंड जो एनआर के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है। हालांकि ये आप एनआर टैक्सेशन के अंदर में टॉपिक पढ़ते हैं सीए फाइनल के अंदर में एंड सीएमए फाइनल के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ डिडक्शन इज अलाउड टू एओपी बीओआई। अब सबसेक्शन 3 कहता है अगर एओपी बीओआई ने डिडक्शन ले लिया है तो मेंबर्स को इंडिविजुअली फिर वो डिडक्शन वापस से नहीं मिलेगा। आई मीन टू से अगर एओपी बीओआई ने डिडक्शंस क्लेम कर लिया है तो सेम डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड टू द मेंबर्स ऑफ एओपी बीओआई, राइट। इट शैल नॉट बी अलाउड टू मेंबर्स ऑफ एओपी बीओआई अगर उन्होंने पहले क्लेम कर लिया है तो। फिर आता है सबसेक्शन 4। हालांकि अगर आप सबसेक्शन 4 देखेंगे अब वो इतना रेलेवेंट नहीं बनता, बट हाँ फिर भी प्रैक्टिस में है। अब देखिए एक डिडक्शन था चैप्टर 6 से पार्ट सी का, जहां पे 80 IA to 80 RRB के डिडक्शन कवर होते थे अगर प्रॉफिट एंड गेन्स किससे आते थे, उन बिजनेस एक्टिविटीज से आते थे। अब ये प्रोविजन कहता था कि अगर मान लीजिए आपने इस चैप्टर 6A में डिडक्शन लिया तो पूरे इनकम टैक्स में किसी भी प्रोविजन में आपको वो डिडक्शन फिर से मिलने वाले नहीं है। एंड सेकेंड पार्ट की ये जो डिडक्शन है ये कभी भी आपके उस रेलेवेंट पीजीबीपी के इनकम के ऊपर नहीं जा सकते। डन है मालिक। फिर आते हैं 80AC के ऊपर। अब ये 80AC क्या बोलता है ध्यान से सुनिए। ये जो 80 IA to RRB वाले डिडक्शन है ना, ये तभी मिलेंगे जब आपने ITR टाइम पे भरा होगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा होगा तो ही ये डिडक्शन आपको मिलेंगे, नहीं तो ये डिडक्शन आपको मिलने वाले नहीं है। तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80 IA to RRB इफ ITR इज नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट विच इज मेंशन अंडर 139(1). अब यहां पे एक और बात समझने लायक हो जाती है। एक बात समझना, ये जो पूरा डिडक्शन का टॉपिक है ना दोस्त, ये पूरा डिडक्शन का टॉपिक एप्लीकेबल ही नहीं है अगर आप डिफॉल्ट स्कीम 115 BAC ले लेते हैं या फिर BAA BAB ले लेते हैं, तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे सेक्शन है जहां का आपको बेनिफिट दिया गया है, इवन दो यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC और यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAA BAB। ना वो कौन सा सेक्शन है, मेनली 80 CCD2, 80 LA, 80 JJAA और 80 CCH2। ये वो 4 ऐसे सेक्शन है जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा इवन इफ आपने डिफॉल्ट स्कीम या ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स ले रखी है इन केस ऑफ कंपनी। अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द डिडक्शंस यहां से अलाउड नहीं है। यस, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 80 TTA। देखो याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है,
टीटीए तेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट। मोस्टली हम सारे ट्रांजैक्शन काम करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में, तो ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। आप यूज करना चाहते हैं यूज करिए, नहीं यूज करना चाहते परफेक्टली ऑल राइट। अगर एटीटीटीए की बात करें तो तेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट। अब किसको बेनिफिट दिया गया है? ये बेनिफिट दिया गया है सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को, अदर देन सीनियर सिटीजन। ही मे बी रेसिडेंट, ही मे बी नॉन रेसिडेंट। यानी याद रखें ये सेक्शन का बेनिफिट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों को मिल रहा है। अब डिडक्शन किस बात पे मिल रहा है? ये जो डिडक्शन है ये एक इनकम बेस्ड डिडक्शन है। मतलब मान लीजिए आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आया है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अब इसकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखिए क्या होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना आपको लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट आपको मिला है। अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अगर आपको पीजीबीपी के अंदर में दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में दिख रहा है, तो सबसे पहले पीजीबीपी में से आपको इसे क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि ये इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल है। आपको आईएफओएस में जाना है और जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आपको आईएफओएस में रख देना है। फिर जब आप अपनी टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करते रहेंगे, तब आपको तीसरा ट्रीटमेंट करना है, डिडक्शन लेना है 80 टीटीए का। और ये भी आप तब लेंगे व्हेन यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये सेक्शन किसके लिए है? इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए है, जो रेसिडेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट भी चलेगा, सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही शुड हैव अर्न इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ईदर फ्रॉम अ बैंक और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी डूइंग बैंकिंग बिजनेस और अ पोस्ट ऑफिस। देन मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न और 10,000, तो एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न और 10,000 विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एटीटीटीबी। अब ये एटीटीटीए से सिमिलर है। आपको याद होगा एटीटीटीए के अंदर में सीनियर सिटीजन्स के लिए वो बेनिफिट नहीं था। ये सेक्शन लाया है एटीटीटीबी ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट एंड अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन मेट होनी चाहिए, याद रखिएगा। पहला वो इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा वो रेसिडेंट होना चाहिए, तीसरा वो सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए। नाउ हियर सीनियर सिटीजन मींस 60 और अबव, ठीक है। तो 80 वालों के लिए भी ये बेनिफिट मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1, राइट। अब इनको क्या चाहिए? अब सोच के देख, मोस्टली जो सीनियर सिटीजन होते हैं क्या वो अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं? द आंसर इज नो, वो अपना पैसा एफडी में रखते हैं। तो उनके लिए कोई सेक्शन लाने की जरूरत थी? ये सेक्शन आ गया। तो इनको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगेन इनकम बेस्ड डिडक्शन है, पीजीबीपी से माइनस करना, आईएफओएस में टैक्सेबल करना और एटीटीटीबी का डिडक्शन ले लेना, ठीक है। 3 एडजस्टमेंट बिल्कुल दिमाग से याद रखना। सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अगर ये इन्होंने अर्न किया है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी से आ रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस से आ रहा हो, या फिर पोस्ट ऑफिस से आ रहा हो, एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। क्या बोला मैंने? एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। चलिए अब इसी को इंटरलिंक करते हैं टीडीएस के साथ। आप तो जानते हैं हमारा मंत्र सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अब इसे टीडीएस के साथ इंटरलिंक करते हैं। बैंक जब इंटरेस्ट दे रहा होगा, क्या बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की? यस, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, और बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 194A। पर क्या आप जानते हैं 194A में जब बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उसकी लिमिट है 50,000। क्यों? क्योंकि डिडक्शन भी 50,000 तक का मिलता है। तो टीडीएस कब डिडक्ट होगा? जब इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर जा रहा होगा, तब बैंक टीडीएस क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। ये इंटरलिंकिंग आपको पसंद आई? वीडियो को लाइक करना बता देना, ठीक है। तो ये था एटीटीटीबी। एक बार रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, इंटरेस्ट अर्न करना है कैसे? डिपॉजिट से। अब यहां पे एक बड़ा ट्विस्ट है, यहां डिपॉजिट लिखा है। बेटा जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं ना, तो डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट एज वेल एज एफडी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अनलाइक एटीटीटीए जो सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एटीटीटीबी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट प्लस एफडी दोनों की बात करता है। क्लियर है? चलो चेक करो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज एटीजीजीबी, एटीजीजीसी। अब ये दोनों सेक्शन क्या है? दोनों भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं। वैसे ही इंटरलिंकिंग कराऊंगा जैसे हर बार करवाता हूं। ध्यान से सुनना। 2 सेक्शन है। एटीजीजीबी इज फॉर इंडियन कंपनी एंड एटीजीजीसी इज फॉर एनी एसएससी अदर देन इंडियन कंपनी। क्लियर है? ये अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो डोनेशन देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के केस में, या फिर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। जितना भी दिया 100% अलाउड एज डिडक्शन, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी पेड इन कैश। ये कैश में पे नहीं होना चाहिए। बाकी जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं 100% अलाउड एज डिडक्शन। अब इसको पूछा कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पीएनएल अकाउंट दिया जाएगा और पीएनएल के डेबिट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होगा और नीचे नोट्स लिखी होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हाटएवर इज द अमाउंट पेड टू डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट करने हैं मेजरली। पहला ट्रीटमेंट,
आपको पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त उस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को ऐड बैक करना है, क्योंकि सेक्शन 37 ऑफ पीजीबीपी कहता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, स्पेसिफिकली 37(2)(b). क्लियर है, आपको बोलता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। तो पहला ट्रीटमेंट वो हुआ कि पीजीबीपी में ऐड बैक करना है। अब दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि डिडक्शन में आना है, और डिडक्शन में 80 जीजीबी में डिडक्शन लेना है अगर एसएससी इंडियन कंपनी है, जीजीसी में लेना है अगर वो अदर देन इंडियन कंपनी है, तो इसका डिडक्शन आपको ले लेना है। एक बात याद रखना, ट्विस्ट याद रखना, इट शुड नॉट बी पेड इन कैश, तो कैश में पे नहीं होना चाहिए, ये बात आपने ख्याल रख लेना, बाकी सॉर्टेड है। क्लियर है, चेक करो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 80U। यस, याद रखने का तरीका यूनिकली एबल्ड। जनरली हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिसेबल नहीं कहते, हम उसे यूनिकली एबल्ड कहते हैं, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यूनिकली एबल्ड। अब यूनिकली एबल्ड कौन हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल हो सकता है, क्योंकि कंपनी, एचयूएफ, फर्म, ये लोग यूनिकली एबल्ड नहीं हो सकते। सो बेनिफिट किसको मिला है, इंडिविजुअल को, दैट टू ही इज रेसिडेंट। यस, तो दो कंडीशन है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर ये यूनिकली एबल्ड है और सर्टिफाइड है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, सर्टिफाइड है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, तो इनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, अगर ये नॉन सीवियर डिसेबिलिटी है तो 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। नॉन सीवियर डिसेबिलिटी 75,000 या सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। अब आप पूछेंगे सीवियर डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है 80% या अबाव, इसको हम कहते हैं सीवियर डिसेबिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है एंड इज यूनिकली एबल्ड एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का या 1,25,000 का। यस, अब इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये डिडक्शन आपको मिल जाता है। ये डिसेबिलिटी जो है ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में, ये सब आपको जानना जरूरी नहीं है। इतना याद रखिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, 75,000 या 1,25,000 का आपको क्या मिलेगा सर, डिडक्शन मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, चेक इट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 80DD। अब 80DD हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, डिसेबल डिपेंडेंट। मान लीजिए एसएससी की जगह अगर उसका कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है हु इज डिसेबल, तो वो इस सेक्शन का डिडक्शन ले सकता है। बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिल सकता है अगर वो रेसिडेंट है। तो होना क्या चाहिए, डिसेबल के ऊपर कोई खर्चा, या तो आपने उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कोई खर्चा किया है इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन एक्सेट्रा, या फिर आपने कोई स्कीम के अंदर में डिपॉजिट किया है तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो क्या करना है, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने किसी डिसेबल पे खर्चा करना है, या तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या तो फिर डिपॉजिट करना है अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में उनके नाम से। अगर ऐसा होता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, नॉन सीवियर डिसेबिलिटी है तो 75,000, और अगर उस डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी सीवियर है तो 1,25,000 का। सीवियर डिसेबिलिटी अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 80% और अबाव। अब यहां पे एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है जो इंस्टीट्यूट आपको हमेशा देता है पर बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब सुनो क्या होता है, देखो इंस्टीट्यूट क्या बताएगी कि लेट्स से एसएससी है, एसएससी की कोई वाइफ है, लेट्स से वो डिसेबल है, उसके लिए 20,000 का खर्चा किया है। अब यहां बच्चा क्या गलती कर देता है, 20,000 का खर्चा किया है, उसको ये तो याद रहता है कि हाँ यार डिसेबल डिपेंडेंट नाम का एक सेक्शन है तो हमने 20,000 का डिडक्शन ले लेना चाहिए। यही तुम फंस जाओगे बेटा, वो बुला रही है तुमको और यहीं फंस जाओगे, जाना नहीं। अब यहां पे करना क्या है, करना ये है आपको कि आपको पूरा 75,000 का डिडक्शन लेना है। सर 75,000 का, हाँ पूरा 75,000 का, क्योंकि यहां पे सेक्शन ये नहीं कहता एक्चुअल और 75 व्हिचएवर इज लोअर। सेक्शन कहता है अगर आपने उनके लिए खर्चा किया, मान लो 20,000 रुपए भी खर्चा किया, पूरा 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। सीवियर डिसेबिलिटी है तो पूरा 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इंस्टीट्यूट इस तरह से जरूर फंसाता है, पर वो कहते हैं ना आप मेरे साथ है तो आपको फंसना नहीं है, राइट? तो 75,000 या 1,25,000 का आपको डिडक्शन दे देना है। तो आपको करना क्या है, दो ही चीजें, या तो उनके लिए आपको एक्चुअली कुछ खर्चा करना है या तो उनके नाम से कोई डिपॉजिट करना है। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए या दोनों भी होनी चाहिए। सर मान के चलिए मैंने 20,000 मेडिकल एक्सपेंसेस कर लिया, 20,000 डिपॉजिट कर दिया, अब बताइए क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? जी हाँ, डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का। यस, अच्छा अब सर मैंने क्या किया, 50,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस किए, 50,000 रुपए डिपॉजिट किए, टोटल 1 लाख रुपीस खर्चा किया, अब डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 का। आप ज्यादा करो कम करो, डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड 75,000। सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो 1,25,000। सर प्रॉब्लम बताया ही नहीं है, डिसेबिलिटी सीवियर है नॉन सीवियर है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80 और 80DD। अब हम क्या करें, क्यों इतने बुरे बन रहे हो? नॉन सीवियर डिसेबिलिटी मान के चलो, सीवियर डिसेबिलिटी होगी प्रॉब्लम क्लियर कट लिख के देगा, तब तक नॉन सीवियर मान करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है हमें किसी भी हाल में जीवन के अंदर में। यस, अच्छा
ये जो डिपॉजिट अंडर द स्कीम है ना, इसका डिडक्शन आपको तब भी मिल सकता है जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन सबसेक्शन 2 ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 1, इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ एचयूएफ हुज नेम टू द सब्सक्रिप्शन हैज बीन मेड। सबसे पहली बात, ये जो अमाउंट है, ये आपको डिपॉजिट जो अमाउंट है, ये आपको डेथ ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर मिलती है या अटेनिंग 60 ईयर और मोर की कंडीशन वाली है। मतलब जैसे आप 60 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको ये डिपॉजिट का अमाउंट मिल जाएगा। ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए तो ही आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब आपके मन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, हम किसे डिपेंडेंट मान सकते हैं? बेटा डिपेंडेंट का इंडिविजुअल्स के केस में माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे। कम ऑन वंस अगेन, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, मतलब पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे इस सेक्शन में कवर्ड है। इन केस ऑफ एचयूएफ, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ हु इज होनली एंड मेनली डिपेंडेंट, ये कवर है। यस और नो? तो चलिए रिकॉल करते हैं इस सेक्शन को। सेक्शन क्या है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिया है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या डिपॉजिट करना है अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में। ये थर्ड वाला आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, दे डोंट आस्क यू इवन अदरवाइज। तो मेडिकल एक्सपेंसेस या डिपॉजिट या बोथ आपको करना है। आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 या 1,25,000 का। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्लियर दिया है। सर बताइए, वाइफ के सिस्टर के लिए आपने खर्चा किया, मेरी साली के लिए आपने खर्चा किया, क्या कोई डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। हाँ, अगर खर्चा आपकी वाइफ करते तो वाइफ को मिलेगा, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। यस, चेक कीजिए सेक्शन को। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 80D। बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है इंपॉर्टेंट है। चार्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि मैंने आपको जगह जगह पे ये बताया है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए वापस से आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं सर चार्ट कहाँ से मिलेगा? तो बेटा चार्ट आपको ekatvam.academy.com से मिलेगा। वहां जाना, आपके बुक सेक्शन होगा, उसमें जाना, CA अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना और चार्ट अपना मंगा लेना। 7 दिन के अंदर में डिलीवर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 80D मेडिकल इंश्योरेंस की बात चल रही है। ऐसा सेक्शन जो डिडक्शन पूछे तो ये सेक्शन आना ही आना है। मेनली ये सेक्शन किसके लिए है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। आप रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। राइट, 4 चीजें इसके अंदर में कवर हो रही है। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके अंदर में मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है, तो आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो यस, इसका डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एनी अदर नोटिफाइड स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम या एनी अदर अप्रूव्ड स्कीम का भी बेनिफिट इसके अंदर में कवर्ड होता है। तीसरा, इसमें कवर होता है एक्सपेंसेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप करा रहे हैं इसका भी डिडक्शन कवर होता है। एंड एक्सपेंसेस फॉर सीनियर सिटीजन, तो अगर आप सीनियर सिटीजन के ऊपर कोई खर्चा करते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। तो 4 चीजों का यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। कम अगेन, पहला मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एनी अदर अप्रूव्ड स्कीम, चौथा मिल रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन। यस, अच्छा जी, आपने किसके लिए पे करना है? यस, किसके लिए ये पे खर्चा होना चाहिए? ये खर्चा आपके नाम से हो सकता है, स्पाउस के नाम से हो सकता है, पेरेंट्स के नाम से हो सकता है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अब यहां पे एक ट्विस्ट है जो इंस्टीट्यूट हमेशा करता है, मैं आपको ट्विस्ट समझा देता हूं क्या है। आप स्पाउस और पेरेंट्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी चलेंगे, पर जो चाइल्ड होना चाहिए दैट मस्ट बी डिपेंडेंट। द चाइल्ड मस्ट बी डिपेंडेंट। पेरेंट, स्पाउस, इंडिविजुअल कैन बी डिपेंडेंट, कैन नॉट बी डिपेंडेंट। ये हुआ पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो चाइल्ड का यहां पे डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा ट्विस्ट जो इंस्टीट्यूट देगा, ब्रदर एंड सिस्टर कवर नहीं है। अनलाइक इन 80DD जहां पे ब्रदर एंड सिस्टर कवर है, 80D के अंदर में ब्रदर एंड सिस्टर कवर नहीं है। तो इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर है। अच्छा, 4 चीजों का रिडक्शन मिल रहा था। मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्सपेंसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड एक्सपेंसेस ऑन सीनियर सिटीजन, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सीनियर सिटीजन। अब इस सेक्शन में एक अच्छी कंडीशन है जिसपे इंस्टीट्यूट घुमाता है। कंडीशन ये है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़ के बाकी सारे पेमेंट उस मोड में करने हैं जो अदर देन कैश है। मतलब द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, हर एक केस में। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पेमेंट है वो इंक्लूडिंग कैश हो सकता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पेमेंट है ये कैश या नॉन कैश दोनों हो सकता है। बाकी सारे केस में आपको उन्हीं मोड में करने होंगे जो अदर देन कैश होंगे। मतलब कौन कौन से हो गए? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बीम पे, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनमें से कोई भी मोड सिलेक्ट कर लो चलेगा, कैश नहीं देना है। यस, अच्छा जी, अब एक बार इसे चेक कीजिए। डन। अब आते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा, कितना डिडक्शन इसके ऊपर आपको मिलने वाला है।
अब देख दोस्त, देखो डिडक्शन कितना मिलेगा भाई, तेरे को पता है तेरा, दैट इज इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तीनों का मिला के एक्चुअल अमाउंट पेड और 25,000 विच एवर इज लोअर। क्या बोला हमने? एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। किसका? आपका प्लस स्पाउस का प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिला के एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। पेरेंट्स का अलग से लिमिट है, एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। तो पेरेंट्स की जो लिमिट है ये बिल्कुल अलग है, पेरेंट्स के लिए भी लिमिट है एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर मैं ध्यान से बात करूं तो इन टोटल कितना मिल जाता है? 50,000 का मिल जाता है। लेट्स से मेरा प्लस वाइफ का प्लस बच्चे का 25,000, पेरेंट्स का 25,000 अलग से माता पिता मिला के, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लिमिट कितनी बेटा? 50,000, 25 प्लस 25। अब यहाँ पे HUF की भी ओवरऑल लिमिट कितनी है? एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन हो जाता है, दैट इज पेरेंट्स, आप, स्पाउस, कोई भी सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर में जो 25,000 की लिमिट है ये 50,000 हो जाती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अ सिनेरियो, मेरा प्लस वाइफ का प्लस डिपेंडेंट बच्चे का मिला के एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर, क्लियर है। पेरेंट्स का एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। सपोज करते हैं वन ऑफ द पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल और 50 विच एवर इज लोअर, विच मीन्स मेरा 25 प्लस पेरेंट्स का 50, ओवरऑल लिमिट ऑफ 50 की जगह 75 हो गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अज्यूम कर लेते हैं असेसी भी सीनियर सिटीजन और उसके पेरेंट भी सीनियर सिटीजन। अब लिमिट कितनी हो गई? खुद की लिमिट 25 से 50 पे शिफ्ट हो जाएगी, पेरेंट्स की लिमिट तो 50 थी ही, यानी ओवरऑल लिमिट बन जाएगी कितनी? 1 लाख। यानी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस गिवन इन द प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम लिमिट ईदर 50 और 75 और 1 लाख एज द केस मे बी। एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलना है? डिडक्शन मिलना है। एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3, 50, 75, 1 lakh as the case may be. I hope you are understanding this. So where the premium is paid for senior citizen, then deduction aggregate premium paid और 50,000 whichever is lower का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? सो इन अ नटशेल एन इंडिविजुअल टैक्सपेयर कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 1 लाख। ये कब होगा? जब असेसी भी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स भी कौन हो बेटा? सीनियर सिटीजन हो, तो आपको मिल जाएगा। अब एक और सवाल उठता है, देखिए कई बार ऐसी पॉलिसी होती है जहां पे सिंगल प्रीमियम और मल्टीपल ईयर्स कवर होते हैं, मतलब सिंगल प्रीमियम आप पे करेंगे और इसमें मल्टीपल ईयर्स कवर हो जाएंगे, तो डिडक्शन जो होगा वो लेट्स से एक प्रीमियम आपने पे किया 3 साल का एक साथ, आपको डिस्काउंट मिल रहा था 3 साल का एक साथ आपने पे कर दिया। अब जो डिडक्शन है वो आपको एक ही साल में मिल जाएगा, ये इसे अपोर्शन करना पड़ेगा 3 इयर्स में, लॉ कहता है इसे अपोर्शन करना पड़ेगा इन 3 इयर्स में। सो इन केस ऑफ a single premium health insurance policy which cover more than 1 year, deduction shall be allowed on a proportionate basis. Deduction shall be allowed on a proportionate basis. अब यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट, यस और नो, 25,000 या 50,000 की लिमिट में कवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को एक इंडिविजुअल लिमिट भी है विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट कितनी है? कोई कमेंट करके जरूर से जल्दी से बताए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो मैक्सिमम कितने तक के अलाउड है? 5,000 रुपीज तक अलाउड है। तो मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है वो 5,000 है फॉर ऑल, पेरेंट्स, मेरा, स्पाउस का, बच्चे का, सबका मिला के 5,000 विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000 और 1 लाख। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट पेमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मतलब एग्जम्प्ट इनकम से आप इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं ले सकते। ये बात हम सभी जानते हैं। 115 BAC अगर ऑप्ट करेंगे तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, यस और नो। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, ये जो बहुत सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं ना, लेट्स से 80 और अबव, इनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता, तो अगर आपने इनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी एक्सपेंसेस इनकर किया है तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का, यस और नो, ये भी डिडक्शन ले सकते हैं। एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 9 2018, जो कहता था अगर आप हेल्थ स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी हेल्थ स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो यस आपको 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं 80EEA। अब वैसे इस सेक्शन को लग चुका है सनसेट। अब जब भी मैं ये कहता हूं ना किसी सेक्शन को सनसेट लग गया है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो चुका है, देखिए आज हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं जब पिछले सालों में जो इस सेक्शन में मेंशन्ड है उन ईयर्स में अगर इन सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई की होगी तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा।
प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज इन सेक्शन की कंडीशंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये एक पास्ट वाला सेक्शन है जिसको हमको आज भी कैरी करना है, एक पुराना वादा जिसे आज भी निभा रहे हैं, बस वैसा ही कुछ। एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। इंटरेस्ट ये पे कर रहा है ऑन लोन टेकन फॉर द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 24B में जो आपको एचपी में से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा एडिशनली यहां से और भी मिलता था इन सेक्शंस के अंदर में, राइट। अच्छा, ये हुई एक बात। दूसरी बात, इसकी कुछ कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन क्या है? द लोन हैज बीन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 2019 टू 2022। तो 2019 से 2022 के बीच में आपको क्या होना चाहिए? ये लोन सैंक्शन होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का। यहाँ पे विच एवर इज लोअर कर दीजिए, यस। सो एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है मालिक? चेक करिए सेक्शन। हालांकि देखिए, अगर आज आप 2024 में 2025 में जब भी आप ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, ये बेनिफिट आज नहीं मिलने वाला। ये बेनिफिट आपको मिलेगा कब? जब आपने ऑलरेडी 19 से 22 के बीच में लोन सैंक्शन कराया है तब। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80EEB। याद रखने का तरीका, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, व्हीकल की जगह व्हीकल। अब देखिए, ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सेक्शन लेकर के आए थे और इस सेक्शन में आपको दिया जा रहा है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ ई व्हीकल। मतलब आपने ई व्हीकल लिया है, वो ई व्हीकल लोन पे लिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन भी कब मिलेगा? जब आपने लोन 2019 से 23 के बीच में लिया होगा, राइट। यानी 2024 में अगर आप कोई ले रहे हैं तो बेनिफिट नहीं है, पर हाँ 2023 तक के आपने लोन लिया है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर पेड। अच्छा, ये बेनिफिट दिया गया सिर्फ इंडिविजुअल को। सो एसएससी अगर इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो पे कर रहे हैं। लोन कहां से होना चाहिए? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, दोनों में से चलेगा। लोन आपने 2019 से 2023 के बीच में लेना है और एसएससी के पास कोई अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेजर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। चेक करो मालिक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 80E। अब ये 80E किस बारे में बात करता है दोस्त? 80E बात करता है ई फॉर एजुकेशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अच्छी चीज है, पूछी जाती है। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों चलेगा, और वो इंटरेस्ट दे रहा है ऑन एजुकेशन लोन, वो इंटरेस्ट दे रहा है ऑन एजुकेशन लोन आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एग्जाम्प्ट इनकम से नहीं देना, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन एजुकेशन लोन, तो ये जो इंटरेस्ट है इसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। 100% डिडक्शन मिल जाएगा जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसका। कितने ईयर्स तक के मिलेगा? 8 ईयर्स इन टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट। तो आपको जिस साल से आपने पे करना चालू किया प्लस 7 ईयर्स का आपको बेनिफिट मिलता है। इन टोटल 8 ईयर्स का आपको बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, कुछ और बातें कर लेते हैं। ये लोन किसके एजुकेशन के लिए होना चाहिए? सर, स्पाउस का भी चलेगा, बच्चे का भी चलेगा, रादर आप किसी के गार्डियन हैं तो उसका भी चलेगा। तो स्पाउस का एजुकेशन, खुद का एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन, रादर आप किसी के गार्डियन है उसका एजुकेशन भी चल जाएगा। याद जो रखना है, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना होगा। किसी रिलेटिव से लेकर के उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, इसका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों इसके अंदर में कवर होते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। तो एक्चुअल इंटरेस्ट जितना भी आपने पे किया पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, प्रिंसिपल का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। यस और नो? तो एसएससी कौन होना चाहिए? एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे कर रहा है, 100% अलाउड एज डिडक्शन। 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। खुद का चलेगा, स्पाउस का चलेगा, बच्चे का चलेगा, रादर आप किसी के गार्डियन है उसका भी एजुकेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चेक दिस सेक्शन ASAP। नेक्स्ट गोइंग टू द अनदर सेक्शन 80EE। अब ये सेक्शन भी एक सनसेट वाला सेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं सनसेट का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने पुराने टाइम में इन सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करी थी तो आज भी आपको इस सेक्शन का डिडक्शन मिल सकता है। कौन सा है वो सेक्शन? देखिए, अगेन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। एक सेक्शन आपने पढ़ा है 80EA और दूसरा सेक्शन है 80EE। अब हुआ क्या था, 16-17 में पहली बार इस सेक्शन को लेकर के आए थे और कहा था अगर किसी ने होम लोन लिया है 16-17 में, तो अपार्ट फ्रॉम 24B जिसका डिडक्शन आपको मिलता है, ये डिडक्शन आपको मिलेगा। तो मेजर कंडीशन है, इसके ऊपर फोकस कर लो। लोन कहां सैंक्शन होना चाहिए? 16-17 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए, तो आज भी बेनिफिट मिलेगा।
अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो लोन का जो अमाउंट है वो 35 लाख तक का ही होना चाहिए और प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेजर 3 कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 1 लोन 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 लोन का अमाउंट 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, कंडीशन नंबर 3 प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। He does not own any other residential house as on the date of sanction of loan, मतलब जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है, या आप ऐसा कह सकते हैं दिस में बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दे शुड बी होल्डिंग। यस, असेसी इंडिविजुअल या रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कुछ भी चलेगा, इंटरेस्ट जितना वो पे कर रहा है और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। तो 80 डबल ई में कितना है एक्चुअल और 50 विच एवर इज लोअर, 80 ई में कितना था एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। यस और नो, दोनों सेक्शन को देखिएगा फिर आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की सीरीज पे चलते हैं, 80C वाली सीरीज। अब ये जो 80C, ट्रिपल सी और CCD ऐसी तीनों सीरीज है। ये जो 80C का सेक्शन दिखेगा इसके नीचे बहुत बड़ी क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस बड़ी लिस्ट में से आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, उतना याद रख लेना, उसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। क्लियर है? अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास या फास्ट ट्रैक क्लास किया है तो आपके पास ये लिस्ट ऑलरेडी बनी पड़ी है, आपने दिमाग नहीं लगाना, वो लिस्ट सीधे जाके पढ़ लेना। क्लियर है मालिक? अब आते हैं 80C के ऊपर, दैट इज डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स। 80C, ट्रिपल सी, CCD कभी भी एक साथ पढ़े, आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, मैं भी इसे एक साथ ही ले रहा हूं। असेसी कौन होना चाहिए? असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल HUF इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इसने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है इन द स्पेसिफाइड लिस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेसिफाइड लिस्ट है, उनमें से इन्वेस्टमेंट करनी है। डिडक्शन कितना मिलेगा? इंडिपेंडेंटली 80C में 1,50,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है। 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD तीनों में मिलाकर के भी जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 1,50,000 का। सो मैक्सिमम डिडक्शन अलोंग विथ वर्ड है, मतलब 80C, ट्रिपल सी और CCD ऐसा तीनों, और यहाँ पे CCD कौन सा है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, ऐसा कहता है 80CCE। अच्छा जी, अब यहां पे जो पेमेंट है डिड नॉट नेसेसरीली बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मतलब एग्जम्प्ट इनकम से भी अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। यस, अच्छा याद रखें इन सेक्शन में डिडक्शन अगर लेना है तो आपको एक्चुअल पेमेंट करना होगा, अक्रूवल बेसिस पे आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे इस सेक्शन के नीचे एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है, बराबर है? इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले भी बता देता हूं। एक LIC इंपॉर्टेंट है, NSC, NSS, Tier 2 पेंशन स्कीम, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, 5 ईयर डिपॉजिट्स, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। वापस से एक बार बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला LIC वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं NSC, NSS ये पूछा जाता है। इसके बाद में आपका PPF पूछा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स आपसे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद में 5 ईयर टर्म डिपॉजिट आपसे पूछा जाता है, सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड Tier 2 पेंशन स्कीम। इतनी चीजें पढ़ लो, काम खत्म, इसके बाहर आपको आता नहीं है। यस, अच्छा जी। अब LIC में यहां पे लिमिट है जिसको आपने बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये IFOS में भी रिपीट होती है। अब ध्यान से सुनना, LIC की लिमिट क्या है। देखिए LIC का जो डिडक्शन है विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000, राइट। 80C में डिडक्शन कितना है? एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अब इस 1,50,000 में भी LIC के लिए एक इंडिपेंडेंट लिमिट है। अब LIC की लिमिट क्या है? LIC की जो लिमिट है ये बेटा डिपेंड करती है पॉलिसी इशू डेट पे। चलो बोलो किस पे? पॉलिसी इशू डेट के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब आते हैं पॉलिसी इशू डेट कब होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी इशू डेट 2012 के पहले की है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड तक के अलाउड है। 2012 से 2013 तक के है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक के अलाउड है। 2013 से 2014 तक के है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, और हैंडीकैप के लिए 15% ऑफ सम अश्योर्ड के लिए है। क्लियर है? इसके बाद 2014 के बाद आपके लिए क्या किया गया है? नॉर्मल एसएससी 10% ऑफ सम अश्योर्ड, हैंडीकैप एसएससी 15% ऑफ सम अश्योर्ड दिया गया है। 1/4/2023 के बाद नॉर्मल एसएससी 10%, हैंडीकैप एसएससी 15% ऑफ सम अश्योर्ड, बट द ओवरऑल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 5 लाख। बट द ओवरऑल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 5 लाख। हालांकि वैसे भी 1,50,000 के ऊपर बेनिफिट नहीं आता, तो कंडीशन मेटअप है। वो जो 5 लाख वाला कंडीशन है आप जब मेरे साथ एग्जाम्पशन पढ़ेंगे 1010D वहां डिस्कस करूंगा। चलिए LIC की लिमिट को वापस से डिस्कस कर लेते हैं।
पॉलिसी इशू डेट 2012 के पहले की है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 2012 के बाद की है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 2013 के बाद की है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड और हैंडीकैप के लिए 15% ऑफ सम अश्योर्ड, 2023 के बाद की है तो 10 एंड 20% ऑफ 10 और 15% ऑफ सम अश्योर्ड के अलावा 5 लाख की एक एग्रीगेट लिमिट भी आपको दी गई है। हालांकि द मैक्सिमम रिडक्शन इन एटीसी इंडिपेंडेंटली और अलॉन्ग विथ 80 ट्रिपल सी एंड सीसीडी कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। एक बार चेक कर लीजिए और जितनों को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है उतनों को ही आप मार्क कर लीजिए। चलिए अब सीरीज का एक और सेक्शन की बात कर लेते हैं, एटीसीसीसी। सीसीसी आप किस बारे में बात करता है? सीसीसी एलआईसी का पेंशन स्कीम। अगर आप इंडिविजुअल हैं एलआईसी के पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज अगर आप इंडिविजुअल हैं एलआईसी के पेंशन स्कीम के अंदर में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा इंडिपेंडेंटली 1,50,000 का। ओवरऑल एटीसी प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी मिलाकर के भी 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपने एलआईसी के पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट किया है तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर हाँ कभी कभी पूछते हैं, चेक करो। नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है ना भैया, ये इंपॉर्टेंट है और इसे पूछा जाता है, हमने खुद ने लिख के दे दिया इंपॉर्टेंट है, राइट? सीधी बात, नो बकवास। 80 सीसीडी। अब 80 सीसीडी के अंदर में ना दोस्त तीन मेजर सबसेक्शन है, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 2, ऐसे तीन सबसेक्शन है। 80 सीसीडी 1 और 1B एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सॉरी 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 1B एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन की बात करता है, जबकि 80 सीसीडी 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कम ऑन, कम अगेन। 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 1B एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जबकि 80 सीसीडी 2 किसकी बात करता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करता है। अब ये सेक्शन किस बारे में बात करता है मैं आपको बता दूं, अगर आप एलआईसी के अलावा किसी भी अदर पेंशन स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इस सेक्शन का बेनिफिट एम्प्लॉय एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को मिलता है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। सेक्शन का बेनिफिट एम्प्लॉय एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब अगर कोई बिजनेस में भी है और पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। यस अच्छा, इस सेक्शन का बेनिफिट तब भी मिलेगा जब आप अटल पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट की अटल पेंशन स्कीम में पैसा डाला है तो भी आपको 80 सीसीडी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा ध्यान से सुनिए। अगर आप एम्प्लॉई है तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी का आपको डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10% ऑफ सैलरी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का डिडक्शन मिलेगा। यस अच्छा जी, चलिए वापस बात करते हैं। तो सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड को। आप अटल पेंशन योजना या आप कोई अदर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, और अगर अदर देन एम्प्लॉय है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अच्छा जी, अब ये हुआ 80 सीसीडी 1 की लिमिट। तो 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी 1 इनका लिमिट, सीसीडी 1 इनका लिमिट कितना है? 1,50,000। अब आते हैं 80 सीसीडी 1B। अब यहां पे ओन कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ओन कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन की बात चल रही है। अपार्ट फ्रॉम 80 सीसीडी 1 आप 80 सीसीडी 1B में और एडिशनल 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ओन कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन आप 80 सीसीडी 1B में भी ले सकते हैं। दिस इज अपार्ट फ्रॉम 80 सीसीडी 1 का 1.5 लाख रुपए, ये अपार्ट फ्रॉम दैट 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअल एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 शैल बी अलाउड अदर देन द कंट्रीब्यूशन कवर्ड इन 80 सीसीडी 1। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लीजिए एसएससी का ओन कंट्रीब्यूशन है 1,40,000 रुपीज। एसएससी का ओन कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,40,000 रुपीज। और सपोज उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 560 दी है। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम दी है, मतलब एसएससी कौन हुआ? अदर देन एम्प्लॉय हुआ, बराबर है। अब अदर देन एम्प्लॉय के लिए हमारे पास बेनिफिट कितना अवेलेबल है? 5,60,000 का मैक्स 20%। वो कितना हो रहा है? राइट, 5,60,000 का 20%। यस चेक करो, तो ये हो रहा है कुछ 1,12,000। तो 1,12,000 का डिडक्शन आपको मिल गया 80 सीसीडी 1, बराबर है। दैट इज 20% ऑफ 5,60,000, बराबर है ना। 20% ऑफ 5,60,000 आपको कितना मिल गया?
उसका 20% मिल गया, मतलब 1,12,000, पर आपने कितना कंट्रीब्यूट किया था 1,40,000, विच इज विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। तो आपको क्या मिल जाएगा, लेस 1,40,000, आपको 28,000 रुपीज का डिडक्शन एडिशनली मिल जाएगा। कहां, 80 CCD 1B। तो आपके से एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 80 CCD के अंदर में ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन 2 लाख तक के मिल सकता है? सोच के बताइएगा। वैसे इसका जवाब हाँ ही है, पर सोचिएगा कैसे। 80 CCD 1 का 1,50,000, 80 CCD 2 का एडिशनल 50,000, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 2 लाख रुपए, 2 लाख हो जाता है। चेक करिएगा, आपने क्या अपने ऑफिसर्स में भी ये चीज देखी है, मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं 80 CCD 2 ओन कंट्रीब्यूशन। वैसे यहाँ पे ओन कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा आपका एक्चुअल जितना आपने किया है, या 14% ऑफ सैलरी, बराबर है। पहले यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के लिए 14% हुआ करता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट ने क्या किया, इसे कर दिया फॉर अदर एम्प्लॉय ऑल्सो, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी 14% ही होगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अदर्स के लिए 10%। अदर्स के लिए कितना रखा गया है, आज भी 10% रखा गया है। तो एक बार चेक कर लीजिए, जितना आपने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उतना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14%, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, और ये फाइनेंस एक्ट 2024 से हुआ है। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं, 80 CCH। अब 80 CCH किस बारे में बात करता है, रिसेंटली आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निपथ स्कीम, तो ये उसी बारे में बात करता है। सेक्शन के दो पार्ट है, 80 CCH 1 और 80 CCH 2। आपको जो याद रखना है वो ये है कि 80 CCH 1 का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc, पर 80 CCH 2 का डिडक्शन मिल जाएगा चाहे आप ऑप्ट कर रहे हैं 115 BSc को, या आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं 115 BSc को। तो 80 CCD 2 एंड 80 CCH 2 ये बेनिफिट आपको तब भी मिल जाते हैं, इन सेक्शन के बेनिफिट तब भी मिल जाते हैं जब आप क्या नहीं कर रहे हैं, 115 BSc को ऑप्ट कर रहे हैं, तो भी आपको 80 CCD 2 एंड 80 CCH 2 मिलता है। अदरवाइज जितने भी डिडक्शन अब तक के हमने पढ़े, 80 CCD 2 एंड 80 CCH 2 को छोड़ करके, आपको 115 BSc या अदर ऑप्शनल स्कीम लेते वक्त इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। 80 CCH 1 क्या बोलता है, एसएससी का ओन कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ कॉर्पस फंड 100% अलाउड एज डिडक्शन। तो एसएससी ने कितना भी कंट्रीब्यूशन किया है खुद होकर के, जो अग्निपथ कॉर्पस फंड को किया है, 100% का डिडक्शन मिलेगा। 80 CCH 2 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निपथ स्कीम के अंदर में, उसका भी 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अलाउड इन 115 BSc एज वेल। तो 80 CCH ओन कंट्रीब्यूशन की बात करता है, जबकि 80 CCH 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की बात करता है। ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप 115 BSc नहीं ले रहे, कितना मिलेगा, 100%। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है, आप 115 BSc ले ना ले, आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है मालिक। फर्दर एक और सेक्शन ऐड किया गया है 1012C, जो कहता है एनी अमाउंट रिसीव बाय एसएससी और नॉमिनी फ्रॉम द अग्निपथ फंड इज टोटली एग्जम्प्ट। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 80 DDB। याद रखने का सिंपल तरीका, डरावनी बीमारियां। तो क्या सेक्शन है ये सेक्शन कहता है अगर एसएससी का खर्चा हो रहा है काय पे बेटा, डरावनी बीमारियां, दैट इज स्पेसिफाइड डिसीजेस के ऊपर। ये स्पेसिफाइड डिसीजेस की लिस्ट आपको रूल 11D के अंदर में लिखी हुई है, तो लिस्ट याद नहीं रखनी। अगर इंडिविजुअल या HUF जो रेसिडेंट है खर्चा करते हैं किसके ऊपर, मेडिकल ट्रीटमेंट पे ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन यहाँ पे डिपेंड करता है जिसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। मान लीजिए जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर। जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हो ये स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक्चुअल 40 और एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हो वो सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है उसके ऊपर।
तो एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए हु इज रेसिडेंट। स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करना है। नॉन सीनियर सिटीजन के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। सॉरी, सीनियर सिटीजन पे खर्चा कर रहे हो एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। नॉन सीनियर के लिए कर रहे हो एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि सर रिलेटिव के ऊपर खर्चा करना है तो कौन कौन से पर्सन किस किस के खर्चे, किस किस के स्पेसिफाइड डिसीज के खर्चे हम अलाउ करेंगे। सब कवर है, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे। यस, तो इस सेक्शन में माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे कवर हो जाते हैं। अदर सेक्शन के अंदर में एचयूएफ के लिए एनी मेंबर कवर होता है। तो एसएससी या एचयूएफ होगा जो रेसिडेंट है, खर्चा कर रहा है स्पेसिफाइड डिसीज ऑफ अ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में कौन कौन हुआ, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे। नॉन सीनियर होगा तो एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर। सीनियर होगा तो एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। चेक कीजिए सेक्शन को। चलिए बात कर लेते हैं आपके 80G की। 80G मतलब डोनेशन, जी मतलब गिविंग, गिविंग द डोनेशन, इस तरीके से इसे याद रखा जा सकता है। ये सेक्शन हर एसएससी को मिल जाता है। ये सेक्शन का बेनिफिट किसको मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर एसएससी को मिल जाता है एक्सेप्ट टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस, अच्छा आ जाते हैं। जो डोनेशन है वो सम ऑफ मनी में होना चाहिए। डोनेशन इन काइंड शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो डोनेशन इन काइंड का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2,000 से ऊपर का डोनेशन कर रहे हैं तो वो कैश में नहीं चलने वाला। 2,000 रुपए के ऊपर का डोनेशन कर रहे हैं तो वो कैश में नहीं चलने वाला। अब इस सेक्शन में डिपेंड करता है आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर हो रहे हैं या क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं हो रहे हैं। अब इस सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आपको दी है। घबराइए मत, पूरी लिस्ट को याद नहीं रखना। एक ऐसा तरीका दे दूंगा, ऐसा फॉर्मूला दे दूंगा कि तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, मालिक क्या बताया है। अब ध्यान से सुनना क्या है। देखिए, मैक्सिमम ऑफ दी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं आते तो उनका डिडक्शन बड़ा सिंपल है, वॉट एवर इज द अमाउंट दे आर पेइंग इनटू परसेंटेज, गेम ओवर। यस, अब यहां पे परसेंटेज का गेम है। अब जैसे आप पूरी लिस्ट देखेंगे इसके आगे की, राइट, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, डायरेक्टली अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखोगे तो उसके आगे आपको परसेंटेज दिया है, पर इस परसेंटेज का शॉर्टकट मैं आपको जरूर देके चल जाऊंगा ताकि आपको इतनी बड़ी लिस्ट को याद ही ना करना पड़े। तो लेट्स गेट इट ऑन। अब अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं होते तो सीधा अमाउंट इनटू परसेंटेज कीजिए, गेम ओवर। लेकिन अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर होते हैं, अब अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे इसके आगे वाले, तो आपको हर जगह पे, जैसे ये बाजू वाला टेबल देख लीजिए, इसके हर जगह पे आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है या नहीं है वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाती है, राइट। बट मैं आपको सीधी सीधी एक लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन लोग क्वालिफाइंग लिमिट में कवर्ड है। मेजरली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, फैमिली प्लानिंग, ये दो को ही याद रख लो, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं। हालांकि ऐसे 7 आइटम है आपके रेगुलर बुक, फास्ट ट्रैक बुक में भी मैंने लिख करके दिया है, ऐसे 7 आइटम है, याद रखना। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरा फैमिली प्लानिंग। अगर आप इनके लिए खर्चा करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम की लिमिट कितनी है, एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्चुअल देखना है या 10% ऑफ अति देखना है। अति एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, उसका 100 या 50 निकालना है। मतलब स्टेप नंबर 1 एक्चुअल डोनेशन निकालिए, स्टेप नंबर 2 10% ऑफ एटीआई निकालिए, दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% निकालिए। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका 100 या 50 आपको लेना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में 50 आता है तो आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, बराबर। वापस से दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला, क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर नहीं है, अमाउंट इनटू परसेंटेज, गेम ओवर। अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में कवर है, स्टेप नंबर 1 एक्चुअल डोनेशन निकालिए, स्टेप नंबर 2 10% ऑफ अति निकालिए, स्टेप नंबर 3 दोनों में का लोअर ले लीजिए, स्टेप नंबर 4 उसका 50 या 100 कीजिए, आपका डिडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो विद क्वालिफाइंग लिमिट का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, अगर आप विद क्वालिफाइंग लिमिट आ रहे हैं तो। यस, अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं है तो सीधा सीधा अमाउंट इनटू परसेंटेज। अब क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है या एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाला जाएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से माइनस कीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस कीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A का होगा वही वाला। 80C टू 80U के जितने डिडक्शन आपने अब तक के लिए हैं वो सब माइनस कर दीजिए, जो बना वो बचेगा एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम लीजिए, इसमें से कैपिटल गेन्स का पूरा इनकम माइनस कर दीजिए और जितने डिडक्शन चैप्टर 6A में लिए हैं वो भी आपको माइनस करने होंगे, तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम मिल जाएगा। इसका 10% आपकी मैक्सिमम लिमिट बनेगा।
तो 10% ऑफ अति को एक्चुअल के साथ कंपेयर कीजिए, विच एवर इज लोअर, उसका 50 या 100% आपको लेना है। यस, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, इसके नीचे की लिस्ट को एक बार रेफर कर लीजिए। खैर, मैं शॉर्टकट बताना तो भूल ही गया, पहले शॉर्टकट बता देता हूं। देखिए, इस पूरी बड़ी लिस्ट का शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, लिस्ट को ध्यान से देख लेना मेरे बताने के बाद। कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई स्टेट का नाम, किसी दूसरे नेशन का नाम, अगर ये सब आपको दिखा हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट 100%। गांधी नेहरू फैमिली आपको दिख रहा है 50%, समझ में आ रहा है? गांधी नेहरू फैमिली दिख रहा है 50%, चैरिटेबल ट्रस्ट दिख रहा है 50%, बाकी सब पे 100%। इतना सिंपल तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर ये मोटे मोटे तौर पे आपके लिए वर्क कर लेगा, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट वाले पार्ट पे आते हैं, वो एक दो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैंने क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर क्वेश्चन लिए हैं, रेगुलर और फास्ट ट्रैक में भी हमने इस पे क्वेश्चन लिए हैं, तो आई एम श्योर आपने उसे अब तक देख लिया होगा, तो मैटर खत्म है। डन मालिक, बढ़ते हैं आगे, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं सर। नेक्स्ट सेक्शन इज ATGG। याद रखने का तरीका, जहां मैं घर घर के लिए, अगर आप घर का रेंट पे कर रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट दोनों चल जाएगा। आपको HRA रिसीव नहीं होना चाहिए और आपका घर नहीं होना चाहिए जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वहां पे। एक आपको फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन देना पड़ता है 10BA के अंदर में, और एसएससी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्लेम नहीं किया होना चाहिए। तो चार कंडीशन वापस याद कर लो। पहले HRA रिसीव नहीं होना चाहिए, SOP का बेनिफिट नहीं लेना है, जहां एम्प्लॉयमेंट है वहां घर नहीं होना चाहिए, एंड आपने एक डिक्लेरेशन दे देना है। तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। एडजस्टेड टोटल इनकम आई एम श्योर आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम में से कैपिटल गेन की पूरी इनकम माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन हटा दीजिए, चैप्टर 6 के डिडक्शन हटा दीजिए जो आपने क्लेम किए हैं, जो आएगा वो बनेगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। चेक कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ATGG इतना रेलेवेंट नहीं बनता। चेक कर लो। So, assessee has not have PGBP income, Scientific Research Association, approved association, National Fund for Rural Development को दिया है, 100% allowed as deduction। आपने डोनेशन देने के बाद अगर उसका अप्रूवल विड्रॉ भी हो जाता है तो भी आपको डिडक्शन जरूर मिल जाएगा। चेक करिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा आपका ATGGA। ये ATGGA को कैसे याद रखा जा सकता है? ग्रामीण एडवांसमेंट। वेल, आपको पता है अगर आप PGBP इनकम है आपकी, तो इस सेक्शन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 35 CCA के अंदर में। तो अगर आपकी PGBP इनकम है तो सेम चीज का डिडक्शन आपको 35 CCA के अंदर में मिलेगा। इस सेक्शन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप 35 CCA का क्लेम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप 35 CCA का क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपको ATGGAA का डिडक्शन मिल जाएगा, वेरिन आपको कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 100% डिडक्शन मिल जाएगा कोई भी डोनेशन का जो आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन देते हैं, 100% अलाउड एज डिडक्शन, प्रोवाइडेड आपने 35 CCA में ये क्लेम नहीं किया होना चाहिए। चेक कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका ATJJAA। अब ये सेक्शन क्या है? जंग जा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। कोई भी एसएससी जिसका PGBP इनकम आ रहा हो, चाहे वो कलेक्टिंग या प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो collecting of biodegradable waste, processing of biodegradable waste, generating power, producing biofertilizer, biopesticides, other biological agent, और producing biogas और मेकिंग pellets and briquettes से इनकम आ रहा होगा, फर्स्ट 5 years 100% ऑफ द PGBP शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो अगर एसएससी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर बायोफर्टिलाइजर्स में एंगेज है, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये जो डिडक्शन है ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है और आज तक के आपको फाइनल लेवल्स पे नहीं पूछा गया है। चेक करो मालिक जल्दी से। यस सर, नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है आपका ATJJAA। बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये सेक्शन, आइए समझते हैं। एसएससी वो होगा जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर होना चाहिए, मतलब वो एसएससी जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं।
वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। किस बात का डिडक्शन मिलेगा? न्यू एम्प्लॉयमेंट रखने का डिडक्शन मिलेगा। सो अगर एसएससी न्यू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 30% ऑफ द एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन का बेनिफिट मिल जाएगा। यानी एसएससी को सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, उसमें से नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय को बाजू करना होगा, एलिजिबल एम्प्लॉय निकालना होगा, एलिजिबल एम्प्लॉय के बाद उनकी सैलरी निकालनी होगी और सैलरी का 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। चाहे आप 115 बीएसी लें या ना लें, आपको ये सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। चाहे आप अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लें 115 BAA का या ना लें, आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। सो एसएससी को कितना डिडक्शन मिलेगा? 30% ऑफ द एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन। कितने साल तक के डिडक्शन मिलेगा? 3 असेसमेंट ईयर तक के इसका डिडक्शन मिलेगा, राइट। हालांकि तीनों साल आपको वर्कमैन रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल रखा और उसके सैलरी का 3 साल डिडक्शन मिलेगा ना, आपको तीनों साल कंटिन्यूअसली क्या करने होंगे? एम्प्लॉय रखने होंगे। अब न्यू रेगुलर वर्कमैन में कुछ लोग नहीं आते, सम पीपल डू नॉट कम इन न्यू रेगुलर वर्कमैन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में से इन एम्प्लॉयज को माइनस करने होंगे, फिर जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे उसकी सैलरी निकालनी होगी एनुअल, उसका 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, पहला कौन कौन से एम्प्लॉय नहीं आते? जिनकी सैलरी 25,000 से एक्सीड करती है, तो एम्प्लॉय हुज रेम्यूनरेशन एक्सीड 25,000, हुज एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर द पेंशन स्कीम। तो अगर पेंशन स्कीम में उनका पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है तो वो इसके अंदर में नहीं आते। एम्प्लॉय जिसने 240 दिन से कम या 150 दिन से कम काम किया है इन केस ऑफ लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री और अपीयरल इंडस्ट्री में, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने 240 दिन से कम काम किया है वो इनएलिजिबल एम्प्लॉय हो गया। लेदर, फुटवेयर एंड अपीयरल बिजनेस में है, 150 दिन से कम काम किया है, इनएलिजिबल एम्प्लॉय हो गया। तो इनएलिजिबल कौन कौन हुए? पहला जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, दूसरा जिसका पेंशन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, तीसरा जिसने 240 दिन से कम या 150 दिन से कम काम किया है इन अपीयरल, फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, चौथा हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, अगर वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सारे नॉन एलिजिबल एम्प्लॉय है, इन्हें बाजू करो। एलिजिबल एम्प्लॉय, उनकी टोटल सैलरी निकालो, उसका 30% इज अलाउड एज डिडक्शन, उसका 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आता है? ऑलमोस्ट आप जितना पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय को वो सारा का सारा चीज आ जाता है। इसके ऊपर आप तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए याद रखना, यू शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये न्यू बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं चलेगा। इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। यस, ये बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रांसफर होके आए हुए एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और इससे रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसको सर्टिफाई करते हुए इसकी एक रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करनी होगी? देनी पड़ेगी। यस और नो? सो एक बार चेक कर लीजिए, अगर एसएससी टैक्स ऑडिट में कवर है, जितने एलिजिबल एम्प्लॉय वो रख रहा है उनकी सैलरी का 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है आपका ATPA फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज। अब ये फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज वाला सेक्शन क्या है? ये स्पेशली प्रोड्यूसर कंपनी के लिए विच इज एंगेज इनटू फार्म प्रोड्यूसिंग। So producer company, that is farm producer company, generating the income out of marketing of agricultural produce. So मान लीजिए उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदा, अपने मेंबर्स को दे दिया, या परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, सीड्स, लाइव स्टॉक, अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर। तो क्या करते हैं, ये मार्केट से लेते हैं और अपने मेंबर को एक लोअर कॉस्ट पे देते हैं और इस बीच में ये इनकम कमाते हैं। तो 100% जितनी भी पीजीबीपी इनकम आ रही है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सो 100% ऑफ पीजीबीपी फॉर द फर्स्ट 5 ईयर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, एक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी होनी चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ तक का ही होना चाहिए, इन्हीं स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के अंदर में ये एंगेज होनी चाहिए, एंड इनका पीजीबीपी जो अराइज होना चाहिए ये आफ्टर 2019 बट बिफोर 2025 अराइज होना चाहिए। यस, बिफोर 2025 अराइज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे भी चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 80LA। अब इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 115 BAA BAB भी ऑप्ट करते हैं तो इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। अगर एसएससी एक शेड्यूल्ड बैंक है या फिर
कोई एक फॉरेन बैंक है जिसका ऑफशोर यूनिट है कहां पे बेटा, एसईजेड में, तो 100% ऑफ द पीजीबीपी इनकम विल बी अलाउड एज डिडक्शन। 100% ऑफ द पीजीबीपी इनकम विल बी अलाउड एज डिडक्शन। फर्दर अगर कोई यूनिट है आईएफएससी के अंदर में तो इनको भी 100% ऑफ द पीजीबीपी का डिडक्शन मिलेगा फॉर 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। तो कोई शेड्यूल बैंक है जिनका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, राइट, ये इनको 100% का डिडक्शन मिलेगा फॉर द 5 ईयर्स डूइंग द बिजनेस। एंड अगर कोई आईएफएससी का यूनिट है तो 10 ईयर्स तक के 100% ऑफ पीजीबीपी का डिडक्शन मिलेगा आउट ऑफ 15 ईयर्स। यस, तो काय से आनी चाहिए, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से इनकम आनी चाहिए, फ्रॉम बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 6, मतलब बैंकिंग की जो एक्टिविटी है उससे कोई इनकम आना चाहिए, या फिर इनकम आना चाहिए फ्रॉम अ यूनिट इन आईएफएससी विच इज सेटअप in a center in an SEZ, या फिर income arising from transfer of asset being an aircraft or ship which was leased by a unit in IFSC on or before 31st March 2024। अगर ऐसी कोई भी इनकम आ रही है तो 100% ऑफ द प्रॉफिट का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। हालांकि डिडक्शन नहीं मिलने वाला अनलेस द असेसी हैज फाइल्ड along with the return a report from a chartered accountant। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं की है तो इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। और आपको जो परमिशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में या आईएफएससी एक्ट के अंदर में जो परमिशन आपको मिली है इसका एक कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा। कुल मिला के सम बचा इतना है कि अगर आप एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है या यूनिट इन आईएफएससी है, जितना बिजनेस इनकम आ रहा है 100% अलाउड एज डिडक्शन, 100% अलाउड एज डिडक्शन। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका ATQQB। याद रखने का तरीका, क्यों आखिर क्यों ये बुक्स बनाई, जी हाँ, नेक्स्ट सेक्शन है ATQQB। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ऑर्थर है, कौन है, ऑर्थर है, तो आपको जो रॉयल्टी मिल रही है बेटा बुक्स के ऊपर उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो रॉयल्टी ऑन बुक्स का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले रॉयल्टी ऑन बुक्स को आप अपनी इनकम दिखाएंगे, पॉइंट नंबर 1, रॉयल्टी ऑन बुक्स को आप सबसे पहले अपनी इनकम दिखाएंगे और उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, देखिए रॉयल्टी इनकम जो होती है ना वो दो तरीके से आती है। एक होती है लमसम, वेरिन आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और आपके बुक्स के राइट खरीद लिए जाते हैं। अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिली है तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। पहले आपको ऐसे पीजीबीपी में इनकम कंसिडर करनी है, फिर आपको ATQQB में डिडक्शन लेना है। एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, ऑर्थर। क्लियर है, अच्छा, तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। पर मान लीजिए कई बार जो बड़े ऑथर्स होते हैं ना वो लमसम अपनी बुक सेल नहीं करते, वो बोलते भैया जितनी कॉपी बिकेगी इसका एक परसेंटेज आप मुझे क्या करेंगे, बुक वैल्यू के तौर पे देंगे। सो अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज के तौर पे मिलती है तो एक्चुअली 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब जितनी बुक आपकी सेल हुई 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो लमसम रॉयल्टी आई है या इंडिविजुअल रॉयल्टी आई है ये आपको चेक करनी है। 3 lakhs or actual whichever is lower in case of lump sum royalty or maximum 15% of the value of book sold in case of other than lump sum royalty। याद रखिएगा उनके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो फॉर्म 10 CCD के अंदर में आया होगा। अगर आपको ये रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया मिल रही है, अगर यही रॉयल्टी आपको आउटसाइड इंडिया मिल रही है, ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट द अमाउंट इज ब्रॉट इनटू इंडिया इनटू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Yes, so if royalty is earned outside India, then it must be brought to India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or time allowed by RBI। तो ही जो फॉरेन रॉयल्टी आप अर्न कर रहे हैं उसका डिडक्शन इंडिया में मिल पाएगा। क्लियर है मालिक? सो एसएससी शुड बी इंडिविजुअल, रेसिडेंट, ऑर्थर। लमसम मिला तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, अदर देन लमसम मिला तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड तक का डिडक्शन मिलेगा। फॉर्म भरना है और पैसा इंडिया से बाहर कमाया तो इंडिया में लेके आना है विद इन 6 months। चेक कर लीजिए। एक और सिमिलर सेक्शन की बात कर लेंगे, ATRRB। ATRRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स के बारे में बात करता है। मान लीजिए अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और पेटेंटी है, मतलब एक रजिस्टर्ड पेटेंटी है, तो अगेन जितना रॉयल्टी उन्होंने अर्न किया है 100% ऑफ रॉयल्टी इनकम अर्न और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। यही रॉयल्टी अगर वो आउटसाइड इंडिया से अर्न कर रहे हैं तो इनकम ब्रॉट इनटू कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। राइट, अगेन आपको सर्टिफिकेट लेके आना है एक फॉर्म के अंदर में, फॉर्म होगा 10 CCE। यस,
तो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। चेक कर लीजिए ये सेक्शन भी। वेल आपको 80 क्यूक्यू भी पूछ तो भी ले, 80 आरआर भी आपको पूछता ही नहीं है। अब दोस्त आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, 80 IA टू 80 IE। अब देखो ये जो 80 IA से IE वाला पूरा का पूरा सेक्शन है, ये एज इट इज हम लोगों ने मॉड्यूल से लेकर के आपके लिए रख दिया है। वैसे अब इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछने बंद कर दिए हैं और अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आते भी नहीं है। हाँ, रेफरेंस के लिए दे रखा है क्योंकि इनके ऊपर सनसेट क्लॉज लग चुका है, तो रेफरेंस के लिए आपको दे रखा है मालिक। ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि एक बार गो थ्रू कर लो, राइट, आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ ही सेक्शन है जिनके ऊपर अभी तक सनसेट नहीं लगा और वो चल रहे हैं, तो एक बार सिर्फ इसको गो थ्रू कर लेना, राइट। अदरवाइज आपके सारे डिडक्शन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये था आपका सीए फाइनल, CAMA फाइनल का चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। आई एम श्योर आपको इसके अंदर में बहुत मजा आया होगा। एक बार इंपॉर्टेंट की मैं आपको बात बता दूं, वैसे मैं एबीसी एनालिसिस लेके आऊंगा। एबीसी एनालिसिस में आपके अटेम्प्ट के लिए मैं वैसे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, पर 80M, 80JJAA, 80C, 80D, 80E, राइट, 80DDB, ये सारे सेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट बनते है। मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में कि चार्ट रिवीजन के अंदर का कोई पॉइंट या कोई ऐसी चीज है जो आपको पूछनी है, जरूर डाल के रखिए। अब आपने इसके बाद क्या करना है, जितने भी फाइनल वाले बच्चे हैं, रेगुलर बुक के एक बार क्वेश्चन आपने उठा लेना। इसके बाद में जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको इशू करके रखा है, MRP, दैट इज MTP, RTP और पास पेपर का एक अच्छा कंपाइलेशन, वो आप लोगों ने कंपल्सरीली लेकर के उसको सॉल्व कर लेना। और आपने इतना कर लिया तो आपका डिडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया। यस और नो। मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, अदरवाइज आपसे इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा दिल की बातें करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।